ऑडियो 2 प्राणघातक व्यसन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीने से हानियां। पीने के तंबाकू का कुत्सित प्रभाव नेत्रों के रोगों में विशेष रूप से प्रकट होता है। तंबाकू के विष से न केवल फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क प्रत्युत नेत्रों को भी हानि पहुंचती है। यदि आप नेत्र चिकित्सकों से सम्मति लें तो वे एक स्वर से यह निर्देश करेंगे कि तंबाकू से मनुष्य की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है। श्री वैजनाथ महोदय के अनुसार तंबाकू के भक्तों में अंधापन आ जाता है। वे विभिन्न रंगों की पहचान नहीं पाते। जर्मनी और बेल्जियम में तंबाकू जनित नेत्र रोगों की अधिकता है। तंबाकू कामोद्दीपक पदार्थ है। इसकी उत्तेजना में मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियां उत्तेजित हो उठती हैं और मनुष्य व्यभिचार, अशिष्टता, अनीति की ओर प्रवृत्त होता है। तंबाकू पीने से चरित्रहीनता आती है। चरित्र भ्रष्टता के साथ नपुंसकता आती है। डॉक्टर फूट लिखते हैं कि मैंने देखा है कि तंबाकू नपुंसकता के कारणों में एक मुख्य कारण है, और जब मेरे पास ऐसे लोग चिकित्सा के लिए आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें दो में से एक बात पसंद करनी होगी, विषय सुख या तंबाकू। तंबाकू से प्रेम हो तो सांसारिक सुख से निराश हो जाओ। वास्तव में तंबाकू से शरीर की संपूर्ण नसें ढीली पड़ जाती हैं, पर कभी कभी सारे शरीर पर इसका दुष्परिणाम देर से प्रकट होता है। सबसे पहले इसका विषैला प्रभाव शरीर के सबसे अधिक कमजोर अंग पर ही होता है, और चूंकि पुरुष अपनी जननेंद्रिय का बहुत दुरुपयोग करता है, तंबाकू का विष इस दुर्बल और दलित अंग को सबसे पहले घर दबाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी तंबाकू का सेवन अत्यंत निंदनीय बतलाया गया है। विष्णु पुराण में तंबाकू पीने से गरीबी, दुख, तामस वृत्ति की उत्पत्ति होने का निर्देश है। एक स्थान पर कहा गया है, तमाल भक्षितयेन सग्गच्छेन्नर कारणवे। पद्म पुराण में कहा गया है, धूम्रपानरतं विप्रम दानं कुर्वन्ति ये नराः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। अर्थात जो मनुष्य धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान देते हैं तो वे नरक में जाते हैं, और ब्राह्मण शूकर की योनि में जन्म पाता है। तंबाकू से दांत खराब होकर उनका रंग पीला और मटमैला हो जाता है। एक डॉक्टर ने लिखा है कि तंबाकू पीने वालों के पेट के भीतर की कोमल त्वचा पर गोल गोल दाग पड़ जाते हैं। रक्त पतला होकर कमजोर हो जाता है, फेफड़े निर्बल हो जाते हैं और हृदय की स्वाभाविक धड़कन में विकार उत्पन्न होकर एक प्रकार का कंपन शुरू हो जाता है। इस प्रकार तंबाकू मनुष्य के स्वाभाविक स्वास्थ्य को नष्ट करके शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देती है। यह मनुष्य शरीर के लिए एक विजातीय द्रव्य है, इसलिए शरीर इसे किसी दशा में अपने भीतर नहीं रख सकता, और इसी से तंबाकू खाने वालों को जगह जगह थूकते रहने की घृणित आदत पड़ जाती है। तंबाकू के व्यवहार से मनुष्य की श्वास नली, फेफड़ों में जख्म होकर सड़न उत्पन्न हो जाती है, जिससे खांसी की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि जो लोग सदैव तंबाकू पीते हैं, बड़ी उम्र में उनको स्थायी रूप से खांसी की शिकायत पैदा हो जाती है, जो अंत में मृत्यु के साथ ही जाती है। पान से चरित्रहीनता की वृद्धि होती है। नित्य प्रति बाजारों, गलियों और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई पान की आदत देखी जा सकती है। आधुनिक युग में पान का व्यसन उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। इसका प्रयोग प्रायः हानिकारक है, यह लोग जानते ही नहीं। आधुनिक सभ्यता ने इसे कुछ ऐसा अपना लिया है कि इसमें अशिष्टता, हानि या अश्लीलता नहीं समझी जाती। पान वासना उद्दीप्त करने वाला उत्तेजक मिश्रण है। मध्य युग में वेश्याएं विशेष रूप से पान का उपयोग करती रही थी। आज भी अधिकतर निम्न कोटि के मिरासी, भिश्ती, मजदूर, छैल छबीले कामुक व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। वेश्या, मदिरा और पान इन तीनों का संग है। मुगल युग में वेश्याओं और कामुकता को विशेष प्रोत्साहन मिलने से पान की लोकप्रियता बढ़ी। मुगल बादशाह और नवाब पान के आदी ही नहीं बन गए थे, वरन यह व्यसन इतनी बढ़ती पर था कि उसके बिना उनका जीवन दूभर हो गया था। पानदार और वेश्याएं उनके साथ युद्ध में भी रहती थी।
आजकल पान का प्रचार इतना बढ़ गया है कि साधारण व्यक्ति भी 2-4 पान खा ही लेता है। अभ्यस्त व्यक्ति 50 से 100 तक पान चबा जाते हैं। सुपारी को महीन काट कर खुशबूदार चीजें मिलाकर ऐसा आकर्षक बनाया जाता है कि उसे खाना फैशन सा हो गया है। जर्दा, अधिक चूना तथा अनेक कृत्रिम पदार्थ डालकर उसे ऐसा बना दिया जाता है कि उससे हानि होने की अधिक संभावना है। पान का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें प्योरिन, प्योरिडिन, एरेकोलिन, एमिलिन, म्यूक्रिक एल्मिन, पियरोवेटिन इत्यादि विष तत्व विद्यमान रहते हैं। स्थान वैभिन्न के साथ साथ पान के रासायनिक तत्व भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मद्रासी पान में पियरोवेटिन नामक विष की मात्रा अधिक है। बंगला पान सबसे अधिक विषयुक्त समझा जाता है। एक विशेषज्ञ का कथन है कि यदि सादे 285 पानों का विष निकालकर कुत्तों को खिला दिया जाए तो वे 5 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएंगे, परंतु चूने और कत्थे से लगे 58 पान ही विष की उक्त मात्रा देने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए कत्थे चूने लगे पान सादे पान से अधिक विषैले प्रमाणित हुए। पियरोवेटिन नामक विष हृदय गति को शिथिल तथा निष्क्रिय बनाने वाला होता है। अन्य विषों के कीटाणु मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं और उसकी सूक्ष्मता नष्ट कर देते हैं। इन विषों के प्रभाव से मस्तिष्क अशांत रहने लगता है, नींद का लोप हो जाता है। पान से कामनेन्द्रिया उत्तेजित रहती है तथा मन विषय वासनामय गंदे विचारों से परिपूर्ण रहता है। काम वासना को बढ़ाने के कारण यह आध्यात्मिक सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए विष तुल्य है। कहा जाता है कि एल्कोलिन विष चूने तथा कत्थे से संयुक्त होकर अत्यंत कामोद्दीपक हो जाता है। यह पुरुष स्त्री के शुक्र तथा रज कीटों को नाश कर देता है। अधिक पान खाने से भूख कम हो जाती है। पान खाने वालों की पानी से ही तृप्ति हो जाती है। पान का घातक प्रभाव दांतों पर होता है। सुपारी, चूना, कत्था, जर्दा इत्यादि के सूक्ष्म कण यत्र तत्र मसूड़ों या कटे हुए दांतों के छिद्रों में एकत्रित हो जाते हैं। ये मसूड़ों को काला तथा दांतों की जड़ों को खोखला बना देते हैं। दांतों में कीड़े लग जाते हैं और प्रायः पायरिया नाम का घातक रोग उत्पन्न हो जाता है। दांतों के इतने अस्पताल देखने से ज्ञात होता है कि 30-40 वर्ष की अवस्था में ही आधुनिक बाबुओं के दांत गिर जाते हैं या खोखले होकर उनके अनेक बीमारियों की सृष्टि करते हैं। 100 में से 90 या इससे भी अधिक लोगों के दांत गिरने का कारण उनका पान का बहुत अधिक व्यवहार ही है। पान के रेशे सुपारी के बारीक टुकड़े और चूना जाकर दांतों के बीच में फंस जाते हैं। समय पाकर ये इतने अधिक हो जाते हैं कि दांतों पर जोर डालकर उनके बीच संधि को बढ़ा देते हैं। इनको हटाने के लिए जीभ सदा दांतों के बीच में लगी रहती है। कुछ समय पश्चात मसूड़ों में सूजन आ जाती है और उनके भीतर पीप उत्पन्न हो जाती है। दांतों में असह्य पीड़ा होती है और कुछ समय पश्चात जब उनकी जड़ की नसें आदि भली भांति नष्ट हो जाती हैं तो वे गिर पड़ते हैं। पान का व्यसन दांतों का अंत कर देता है। लोग बिना दांत के भोजन को भली भांति न कुचल सकने के कारण उसे वैसे ही निगल जाते हैं। अंत में दांतों का कार्य उदर को करना पड़ता है और वह भी कुछ समय पश्चात निर्बल हो जाता है। भोजन भली भांति ही नहीं पचता और मनुष्य निर्बल होते होते अंत में पान के व्यसन के कारण काल के गाल में पहुंचता है। पान खाना अशिष्टता, ओछापन तथा कामोत्तेजक स्वभाव का द्योतक है। पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाना असभ्य, वासना प्रिय, दिखावटी, अस्थिरता, लोलुपता को स्पष्ट करता है। मनुष्य का पतन प्रायः पान से ही प्रारंभ होता है। वह इसे साधारण सा व्यसन मानकर हंसी हंसी में आरंभ करता है, किंतु धीरे धीरे यह आदत का एक अंग बन जाता है। तंबाकू खाने को तबीयत करती है, फिर सिगरेट प्रारंभ होती है, अंत में मदिरा और व्यभिचार तक हद पहुंच जाती है। अतः चतुर व्यक्ति को इस व्यसन से दूर ही रहना उत्तम है। सुपारी का भी शौक बुरा है। इससे खुश्की रहती है, दांतों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, कुछ चबाए बिना मन ही नहीं मानता, मन एकाग्र नहीं हो पाता और चंचलता बढ़ती रहती है। सभ्यता का विष चाय। चाय एवं कॉफी सभ्य संसार में पनपने वाले मादक पदार्थ है। सभ्य जगत ने और नशीली चीजों की तरह इन्हें भी अपना लिया है।
वास्तव में ये दोनों जीवनी शक्ति का ह्रास करते हैं। इनके प्रयोग से शरीर से निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिणाम बढ़ जाता है। प्रथम हानि पाचन शक्ति का ह्रास है। बदहजमी, भूख की कमी, अपच में चाय बड़ी सहायक होती है। सर विलियम रॉबर्ट लिखते हैं, थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचन रस कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा अजीर्ण होता है। दांतों के रोग में वृद्धि का एक कारण गर्म गर्म चाय का व्यवहार ही है। गर्म पानी लगने से दांतों की जड़ें निर्बल पड़ जाती हैं। देखने में दांत काले मैले गंदगी से भरे हुए दिखाई देने लगते हैं। चाय क्षणिक उत्तेजना देती है। उत्तेजना समाप्त होने के पश्चात मनुष्यों को स्वाभाविक शक्ति का कम मालूम होने लगती है। यह शक्ति बढ़ाती नहीं, पुरानी शक्ति को क्षण भर के लिए उत्तेजित मात्र कर देती है। मस्तिष्क में रक्त का संचालन अधिक हो जाने से उसमें नई स्फूर्ति सी आ जाती है। चाय या कॉफी पीने वालों को कोई न कोई उत्तेजना अवश्य चाहिए। बिना उस उत्तेजना के वे कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाते। प्रायः देखा जाता है कि लोग चाय का प्याला पीते रहते हैं, तभी तक उनका मन कार्य में लगता है। जहाँ चाय समाप्त हुई कि कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। चाय सिगरेट जैसी आदत बन जाती है। चाय से सर में दर्द बनता रहता है। लोगों में यह भ्रांति मूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहते हैं। अनेक गणमान्य चिकित्सकों का कथन है कि चाय और कॉफी हृदय के कार्य को बढ़ा देती है। फेफड़ों को बहुत अधिक कार्बोलिक एसिड गैस बाहर निकलना पड़ता है। शरीर में उष्णता की न्यूनता हो जाती है तथा गुर्दों के कार्य में अभिवृद्धि हो जाती है। यदि चाय तथा कॉफी में कहवाइन यानी कि कड़वा विष का अंश बहुत अधिक रहता है तो मनुष्य का जी मचलता है, बहुत चक्कर आते हैं और अंत में मनुष्य बेहोश हो जाता है। अधिक तेज काली काली कहवाइन विष से भरी हुई चाय से मनुष्य मर भी सकता है। चाय में दो प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है, एक टैनिन, दूसरा कहवाइन। चाय पीते समय हम जो कसौला स्वाद अनुभव करते हैं वह टैनिन है तथा शरीर के लिए हानिकर है। यह चमड़े का तनाव बढ़ा देता है। जब यह मानव शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो आमाशय की झिल्ली उनको अनुचित तनाव की स्थिति में ला देता है। इससे आमाशय में भोजन का परिपाशक सहज में नहीं होता, न इसका पोषण झिल्ली कर सकती है। कहवाइन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। चाय का पैपिन नामक विष भी टैनिन जैसा ही दूषित है। शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय का एक ही प्रकार के हैं। अंतर महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए दुख हरती है, किंतु चाय उत्तेजना देती और नींद हरती है। अमूल्य जीवन तथा शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं है, क्योंकि यह उससे सस्ती है और इसका प्रचार स्थान स्थान पर है। क्षुधा नष्ट हो जाती है तथा चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़चिड़ा और मस्तिष्क कार्य रहित सा लगता है। भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर गोपाल भास्कर गढ़पुल लिखते हैं कि कान तथा अन्य ज्ञान इंद्रियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ दिनों में पक्षाघात, माना लकवा, बहरापन आदि रोग होते हैं। जो व्यक्ति चाय पीते हैं उनके दिमाग की नसें ढीली पड़ जाती है और कानों में साई साई की ध्वनि आने लगती है। स्त्रियां जो मनुष्यों की अपेक्षा अधिक निर्बल होती हैं, चाय की अभ्यासी बनकर रोगों से अधिक ग्रस्त हो जाती हैं। कुछ डॉक्टरों का कथन है कि चाय कॉफी के सेवन से एक नया रोग उत्पन्न हुआ है। पहले मस्तिष्क में एक प्रकार का वेग उत्पन्न होता है, चेहरे का रंग पीतवर्ण हो जाता है, किंतु चाय पीने वाला उसकी परवाह नहीं करता। कुछ समय पश्चात आंतरिक एवं बाह्य कष्ट प्रकट होने लगता है। चित्त यानी स्वभाव शुष्क और मुखाकृति अधिक पीतवर्ण हो जाती है। चाय के कारण एक अन्य रोग जिसे चाहरम कहते हैं उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक प्रकार की कठिन मूर्छा, आंतरिक इंद्रियों के कार्य शिथिल, हृदय में कंप और पाचन यंत्रों में
पीड़ा होती है, जिसके फलस्वरूप स्वाभाविक शिथिलता प्रकट होने लगती है। मूत्राशय पर अप्राकृतिक दबाव पड़कर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। एक विशेषज्ञ लिखते हैं, चाय का कैफीन कब्ज उत्पन्न करता है। प्रायः देखा जाता है कि चाय के शौकीनों को तब तक टट्टी नहीं उतरती जब तक वे चाय न पी लें। वास्तव में चाय टट्टी नहीं करती। गर्म पानी जो चाय में मिला रहता है शरीर के अपान वायु को हल्का कर देता है और उसी के कारण मल का निस्सरण होता है। चाय पीने वाले उसे चाय का गुण समझते हैं। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और कभी कभी तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आदमी मर तक जाता है। इस विष से गठिया आदि वात रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे पर इसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज बदल जाना, रक्त विकार, लकवा लग जाना, वीर्य के अनेक विकार, मूर्छा आना, नींद का कम हो जाना आदि ऐसे दुष्ट रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजेन, सिट्रनाइन, साइनाइड आदि विषयों के कारण उत्पन्न होते हैं। चाय के प्रकार प्रचार में हमारी दिखावटी अंधानुकरण करने की दूषित मनोवृत्ति ने विशेष योगदान प्रदान किया है। ठंडे मुल्कों के लिए चाय आवश्यक हो सकती है, किंतु भारत जैसे गर्म देश के लिए यह हानिकारक है।